चलिए, प्रस्तावक, प्रपोजर। प्रस्तावक कौन होता है? जो चुनाव लड़ रहा है, कोई एक उम्मीदवार होगा, ठीक है, कैंडिडेट। उस कैंडिडेट का नाम, उस कैंडिडेट का नाम आगे करने वाला, कि हाँ भैया मैं ये आदमी को जानता हूं, ये चुनाव लड़ रहा है और मैं इसका क्या हूं, प्रस्तावक। तो हर एक चुनाव, चाहे छोटा सा छोटा चुनाव, पंच चुनाव हो, चाहे आपका भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो, आपको प्रस्तावक लगेगा ही लगेगा। एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपको जानता हो। समझ में आया? तो प्रस्तावक लगेगा, मतलब लगेगा। तो प्रस्तावक होता कौन है? जो नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार का नाम आगे प्रस्तुत करता है। नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते समय ये उस उम्मीदवार का नाम क्या करता है, प्रस्तुत करता है, या उसका प्रपोजल रखता है। इसी को बोलते हैं प्रपोजल, प्रस्तावक। जो उम्मीदवार का नाम का क्या रखता है, प्रस्ताव। यस, ही इज अ मैन, जो मैं इसको जानता हूं, ये चुनाव लड़ेगा। एक प्रस्तावक चाहिए चाहिए, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद का सदस्य, चाहे जिला का सदस्य। एक प्रस्तावक हर किसी को चाहिए, एक प्रस्तावक हर किसी को चाहिए, ठीक है। ओके, चले आगे। देखिए, अब पंच का प्रस्तावक कैसा होना चाहिए। अब आप देखो, मैं धीरे से बात, एक ये एक जिला है, ये क्या है, एक जिला। ये जिला कई जनपदों में बटा हुआ है। यहाँ पर कौन सा चुनाव होगा, जनपद पंचायत का चुनाव, ठीक है। जिला पंचायत, ये पूरा क्या है, एक जिला है। इसमें कौन सा चुनाव होगा, जिला पंचायत। ये जिला पंचायत के अंतर्गत कुछ जनपद है, इनके अंतर्गत जनपद चुनाव होगा। एक जनपद गांव में बटा है। मान लीजिए ये वाला जनपद 6 गांव में बटा है। कितने गांव में बटा हुआ है, मतलब 6 ग्राम पंचायत में। और हर एक ग्राम पंचायत किसमें बटा होता है, वार्डों में। किसमें बटा होता है, वार्डों। ठीक। अगर पंच चुनाव लड़ रहा है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1 से कोई पंच का चुनाव लड़ रहा है, तो इसका जो प्रपोजर होगा, प्रस्तावक होगा, ये इसी वार्ड का होना चाहिए। वार्ड नंबर 3, 4 से प्रस्तावक उठा नहीं लाएगा, चल साधु भाई प्रस्तावक बन, दूसरे गांव से नहीं लाएगा, किसी और जगह से नहीं, उसी वार्ड का व्यक्ति होना चाहिए। इस वार्ड का व्यक्ति होना चाहिए, सेम वार्ड का व्यक्ति होना चाहिए, तो पंच के चुनाव का वो प्रस्तावक बन सकता है। देखिए, ये हो गया। ये है एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत। कितने ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य, इस गांव का कोई भी सदस्य जिसका इस गांव की मतदाता सूची में नाम हो, जिसका इस गांव की मतदाता सूची में नाम हो, ये सरपंच का क्या बन सकता है, प्रस्तावक। अब वार्ड 1 का, एक ही गांव का होना चाहिए। वार्ड 1 का हो, चाहे वार्ड 10 का हो, चाहे वार्ड 2 का हो, चाहे वार्ड 5 का हो, एक ही व्यक्ति इस ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति सरपंच का क्या बन सकता है, प्रस्तावक। ये पूरा एक जनपद है, इतना पूरा क्या एक जनपद है। इस जनपद क्षेत्र के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, इस जनपद क्षेत्र के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जनपद सदस्य का, जनपद सदस्य का क्या बन सकता है, प्रस्तावक। इस जिला पंचायत क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, इस जिला पंचायत क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य का क्या बन सकता है, प्रस्तावक। प्रस्तावक कौन होता है, प्रस्तावक कौन होता है, जो उम्मीदवार खड़ा है उसके नाम का क्या करता है, प्रस्ताव रखता है, कि हाँ ये व्यक्ति क्या लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रस्तावक। चाहे पंच चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, हर किसी के चुनाव में क्या लगेगा, प्रस्तावक। ठीक है, चलिए अब
स्लाइड पे देखो, पद कौन सा है? पंच का। कम से कम कितना? एक। उस वार्ड की मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति होगा। अगर सरपंच है तो कम से कम, इसमें भी कितना लगेगा? एक। उस गांव की मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम जिसका रहेगा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब ये नहीं वार्ड 1 का है तो वार्ड 5 का नहीं होगा, सरपंच वार्ड 1 का है मान ले, तो उस ग्राम पर वार्ड 10 का हो, चाहे वार्ड 12 का हो, चाहे वार्ड 15 का हो, चाहे वार्ड 2 का हो, उस ग्राम पंचायत में आना चाहिए बस। तो उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जब उसका नाम होगा तो वो क्या बन सकता है? उसका सदस्य नहीं रे, प्रस्तावक, प्रपोजर। क्या बन सकता है? प्रपोजर। ऐसे ही जनपद पंचायत में उस जनपद पंचायत सदस्य के क्षेत्र में, मतलब उस जनपद पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति, उस पूरे के पूरे जनपद पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति जनपद पंचायत के सदस्य का क्या हो सकता है? प्रस्तावक। सेम चीज जिला पंचायत के लिए, उस जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति। ठीक, पढ़ा रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं मैं, जो बहुत इंतजार करूंगा मैं। पढ़ाया, खत्म हुआ स्लाइड। चलें, नोट। एक उम्मीदवार का कम से कम एक प्रस्तावक होना आवश्यक है। हर एक उम्मीदवार का कम से कम एक प्रस्तावक होना आवश्यक। दूसरा पॉइंट, एक ही प्रस्तावक। अब ये देख, ये मान लीजिए पंच का प्रस्तावक है, यही सरपंच का, यही जनपद का, यही जिला का, ऐसा नहीं होगा। एक जो प्रस्तावक होगा किसी भी एक व्यक्ति का ही प्रस्तावक होगा बस। मतलब एक प्रस्तावक एकाधिक या एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्तावक नहीं बन सकता। एक से अधिक का क्या नहीं बन सकता? वो प्रस्तावक नहीं बन सकता, केवल एक का ही बनेगा। नेक्स्ट, प्रस्तावक के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। पता चल रहा भी चाकू मार के आया है और प्रस्तावक क्या बन जा रहा है? प्रस्तावक। बोले कौन मेरे बात को टालेगा? चल तो बता। ऐसा प्रस्तावक नहीं चाहिए जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। क्लियर? पंच का प्रस्तावक कौन हो सकता है? उस उस वार्ड के मतदाता सूची में शामिल कोई व्यक्ति। सरपंच का प्रस्तावक कौन होगा? उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति। जनपद का प्रस्तावक कौन हो सकता है? उस जनपद क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल कोई व्यक्ति। जिला पंचायत सदस्य का कौन प्रस्तावक हो सकता है? उस जिला पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल कोई। क्लियर? नामांकन पत्रों का समीक्षा या स्क्रूटनी किसको बोलते हैं? इसी को छटनी। शादी से पहले आदमी बहुत छांटता है, इससे ब्याह करूंगा, इससे करूंगा, लेकिन होता किससे है? जिससे होना रहता है। ठीक है, स्कूटनी, छटनी, इंग्लिश वर्ड स्कूटनी है इसके लिए, छटनी। तो देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अपना उम्मीदवारी हेतु प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों को जांच कराना ही क्या कहलाता है? स्क्रूटनी। मतलब एक अभ्यर्थी क्या किया? नाम निर्देशन पत्र, नॉमिनेशन फॉर्म को भर दिया।
नॉमिनेशन फॉर्म को भर दिया। इस नॉमिनेशन फॉर्म को, ठीक है, चेक करना, रीचेक करना कि सही भराया है या नहीं भराया है। अगर सही भराया है तो एक्सेप्टेड, अगर गलत भराया है क्या कर देगा, रिजेक्ट। यही हो गया स्क्रूटनी। ये क्या कहलाता है, स्क्रूटनी। तो उसका क्या करना, चेक करना, जांच करना ही क्या कहलाता है, स्क्रूटनी। स्ट्रीमिंग द नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म का क्या करना, जांच करना। क्या करना, जांच करना। नॉमिनेशन फॉर्म को क्या करना, जांच करना ही क्या कहलाता है, स्क्रूटनी। ठीक है, कब करेगा भैया, जब फॉर्म जमा कर लेगा तभी नहीं करेगा कि अब मन मर्जी से कर देगा। तो कब, हर एक नॉमिनेशन फॉर्म करने के लिए आपको 8 दिन का समय मिलता है, बताया था। फॉर्म जमा करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है, 8 दिन का। उस 8 दिन के आज 8वां दिन खत्म हो गया, आज 8वां दिन क्या हुआ, खत्म हो गया। अब ये नहीं है आज फॉर्म जमा किया आज ही छांटना चालू, पहले सबको मौका दिया जाता है फॉर्म जमा करने का। आज मान लीजिए सैटरडे का दिन था, आज आखिरी दिन था जमा करने का फॉर्म, सबका फॉर्म जमा हो गया। अब जमा हो गया फॉर्म तो अगले दिन से, लेकिन अगला दिन कैसा होना चाहिए, वर्किंग डे। सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे को नहीं, सोमवार से क्या चालू होगा, स्क्रूटनी। क्या चालू होगा, जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसका जांच चालू होगा। तो कब होता है, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख से अगले कार्य दिवस से ये कार्य क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। स्क्रूटनी का काम अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस से नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। कौन करेगा, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अगले 3 दिनों तक होगा। 3 दिन का समय रहेगा, 3 दिन तक होते रहेगा स्क्रूटनी, सोमवार मंगलवार बुधवार, इस 3 दिन का समय रहेगा उसके पास। हो सकता है सोमवार को ही निपटा दे पूरा, ठीक है, लेकिन 3 दिन का समय रहता है उसके पास क्या करने का, स्क्रूटनी करने का, जांच करने का। उम्मीदवार की ओर से शामिल सदस्य, जो कैंडिडेट खड़ा होता है चुनाव में, जो खड़ा होता है उसके कुछ कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मेंबर फॉर कैंडिडेट साइड, उम्मीदवार के तरफ से शामिल सदस्य। पहला, निर्वाचन अभिकर्ता, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन एजेंट। ये याद रखना है नाम। ये एक एजेंट होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, उम्मीदवार। एक दूसरा, प्रस्तावक, प्रपोजर। एक ना एक व्यक्ति तो उसका प्रपोजर चाहिए ना भैया, प्रस्तावक, एक प्रस्तावक होगा उसका। एक एथराइज्ड पर्सन, एक अन्य व्यक्ति जो उम्मीदवार द्वारा सम्यक रूपेण समय के अनुसार प्राधिकृत हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इस उम्मीदवार के द्वारा क्या बनाया गया हो, एथराइज्ड पर्सन, कि कभी भी ये कुछ भी काम करेगा तो ये एथराइज्ड है। जैसे देखो, जब काउंटिंग होती है तो एक उम्मीदवार का एक सदस्य अंदर में होता है, जब काउंटिंग होते रहेगा तब, ठीक है, काउंटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं इसको एक प्रकार का। पोलिंग एजेंट, जिस दिन मतदान होते रहता है तो इसका एक आदमी अंदर में बैठे रहता है, वो देखते रहता है अरे सही आदमी आया है या नहीं आया है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन एजेंट। ये तो प्रस्तावक हो गया, प्रपोजल, जो उसके नाम का प्रपोजल किया। एक ऐसा ही एथराइज्ड पर्सन होता है जो जगह जगह कोई भी काम करेगा तो ये एथराइज्ड पर्सन वो काम को कर सकता है। जैसे नामांकन फॉर्म को वापस लेना नहीं है तो ये एथराइज्ड पर्सन जाके ले लेगा, नाम वापसी का समय दिया रहता है। मन मर्जी किया था, चुनाव खड़ा हो गया, घर में गया, पिताजी इतना मारा, नाम वापस ले बोल के, तो वापस लेगा नाम को। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके लिए इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में याद रखना, इलेक्शन एजेंट एक,
इसका प्रपोजल रखने वाला 2, और एक ऐसा एथराइज्ड पर्सन जो लीगल एथराइज्ड पर्सन जिसको ये नियुक्त करता है। ठीक है, काउंटिंग एजेंट भी बोल दोगे तो भी चलेगा। देखिए, निर्हारताएं मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए हेडिंग डालिए, डिस्क्वालिफिकेशन। निम्न आधारों पर रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन फॉर्म को रिजेक्ट या नामंजूर कर सकता है। निम्न आधारों पर रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन फॉर्म को, नॉमिनेशन फॉर्म को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जाओ। रिजेक्ट कर दिया मतलब कहां से चुनाव लड़ेगा? कब कब कर सकता है? पहला कंडीशन, पहला बोलता है उस पद के लिए वो अहर्ताओं को पूर्ण नहीं करता। जिस पद के, देखो जैसे मान लीजिए 21 वर्ष की आयु में ही वो क्या कर सकता है? इज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, वो अपने जो जो अहर्ताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा ही नहीं कर पाता है। 20 साल का लड़का है, फॉर्म भर दिया चुनाव लड़ूंगा बोल के। चुनाव लड़ने के लिए कितना साल चाहिए? 21 साल का। एक बात। दूसरा याद रखना, महिला आरक्षित है सरपंच का पद, और ये भाई साहब भर दिया है, नाम क्या है? अजय कुमार ठाकुर। अरे महिला महिला पद है ये, बात समझ। ये लीगल है हुआ क्या? मतलब ये क्या बोल रहा हूं मैं, उन अहर्ताओं को पूरा ही नहीं करता है तो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल नहीं है ना वो सब, महिला है मतलब महिला ही लड़ेगी, तो वो एक पुरुष भर दिया फॉर्म, तो ये सब कारणों से क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करते तो निरार्थित हो जाएगा। तुम्हारी इस भाषा को ना समझो। अगर मैं प्रस्तावक हूं तो प्रस्तावक का सिग्नेचर का एक कॉलम होता है जहां पर प्रस्तावक क्या करता है? सिग्नेचर करना भूल गया उसका प्रस्तावक, प्रस्तावक का सिग्नेचर ही नहीं है, नामांकन पत्र क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तीसरा, स्वघोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। दूसरा देखो, स्वघोषणा या शपथ पत्र, इसको बोलते हैं एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या एफिडेविट। और एक क्या लगता है इसको? सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये जमा ही नहीं कर रहा है, ये जमा ही नहीं किया, एफिडेविट लाया ही नहीं, सब कुछ जमा कर दिया ना, और उसके साथ में एफिडेविट था ही नहीं, चुपचाप जमा ले लिया जाता है। पहले तो जो जो देगा चुपचाप जमा ले लेगा, समय पूर्व आना चाहिए, पूरा जमा ले लेगा, ऐसा। हाँ ठीक। उसके बाद जब लिस्ट निकलेगा ना फाइनल, इसके बाद क्या होता है? जो जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं इनका लिस्ट निकलता है। हाँ, ये अब चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिर देखा 3 दिन के भीतर अगर किसी को नाम वापस लेना है तो वापस ले लो। लेकिन फाइनल नाम लिस्ट निकलेगा कब? पहले स्क्रूटनी हो रहा है, अभी क्या हो रहा है इसका, और स्क्रूटनी के बाद रिजेक्शन होगा। कौन कौन आदमी रिजेक्ट, फॉर्म रिजेक्ट होगा? पहला, वो इलिजिबल ही नहीं था, 20 साल का आदमी 21 साल में चुनाव लड़ना है, वो 20 साल में फॉर्म भर दे रहा है। महिला आरक्षित सीट थी, कोई पुरुष भर दे रहा है, तो इलिजिबल ही नहीं है, ये कंडीशन। दूसरा, उसका अगर प्रपोजर है, प्रस्तावक है, वो सिग्नेचर का कॉलम में सिग्नेचर ही नहीं किया, 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन बताया मैं क्या? ये इसने प्रतिभूति निक्षेप या तुम्हारा एफिडेविट या तुम्हारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, स्व घोषणा पत्र, शपथ पत्र या सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रतिभूति निक्षेप, ये जमा ही नहीं किया तो भी क्या हो जाएगा? वो रिजेक्ट। दोनों फॉर्म ठीक, सब कुछ ओके है। इसके बाद जो उसका प्रस्तावक है और जो उम्मीदवार है, वो लोग साइन करते समय अपना ओरिजिनल रियल साइन किए ही नहीं। मतलब बिल्लू का नाम था राज, ओरिजिनल नाम सर्टिफिकेट में बिल्लू, और सिग्नेचर करता राज, नाम तो सुना होगा, ठीक है, क्या साइन करता है? राज। तो भाई साहब तेरा नाम तो बिल्लू है, ये राज कहां से आ गया? तुम्हारा साइन रियल
ये भी जाते रहेगा। अगर वो क्या नहीं करता, वास्तविक हस्ताक्षर ना किया हो। 4, 5वां, 5वां, ये 4 कंडीशन क्या, इससे क्या होगा, नामांकन पत्र उसका क्या हो सकता है, रद्द। 5वां लिखो, समय पूर्व फॉर्म ना जमा करना, समय पूर्व फॉर्म जमा ना करना। शाम को 5 बजे शटर क्लोज बताएगा, शनिवार के शाम के फलाना फलाना तारीख के शनिवार को शाम के 5 बजे तक जिसका जिसका फॉर्म आया उसका फॉर्म लिया जाएगा। 5 बजे के बाद फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अपना बिल्लू निकला घर से 4:30 बजे फरफटी में एकदम, 5 बजे, अरे हट सरपंच चुनाव लड़ना है, आजू बाजू पूरा काटते काटते जा रहा है, पंचर गाड़ी हो गया। पहुंचते पहुंचते 5:30, जो रिसीव कर लेने वाला है वो बाकायदा लेगा, फॉर्म को लेगा, टाइम लिख के देगा, ये ले रख, ले बिल्लू। और जब उसमें टाइम लिखे रहेगा, मैंने कितने समय रिसीव किया, उसमें लिखेगा 5:30, और टाइमिंग क्या था, रिजेक्ट। उसका भी नामांकन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। यदि कोई उम्मीदवार, देखो ये देखो, ऐसा नामांकन फॉर्म जो अंतिम तारीख के बाद जमा किया गया हो, अंतिम तारीख के बाद या अंतिम तारीख के समय के पश्चात भी, उसी दिन गया लेकिन समय के बाद गया तो भी 12 बजे, मतलब 12 बजे शाम को जाके नहीं, अरे नहीं मूर्खा है, दिन में धूप रही इतना, मैं शाम के आ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? परीक्षा आप समय से देने जाओगे कि मन मर्जी देते हो, अरे थोड़ा धूप है शाम को करवा दे, अपने मर्जी से नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, एक उम्मीदवार बोला मैं, अरे 1 से अधिक नामांकन फॉर्म भर रहा है, बोले 50 के ताए, यहाँ भी भर, यहाँ भी भर, यहाँ भी भर, यहाँ भी भर, तो एक ही पद के लिए 1 से अधिक नामांकन फॉर्म भर दिया है। 10 वार्ड से पंच चुनाव, अरे छोड़ना, 50 के ताए, तो सब वार्ड से क्या भर दिया, पंच का फॉर्म भर दे रहा है। तो एक ही पद के लिए 1 से अधिक फॉर्म भरने पर भी क्या हो जाएगा, नामांकन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात, समय के पश्चात या अंतिम तारीख के बाद फॉर्म जमा करता है तो भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नामांकन पत्र में अगर किसी प्रकार का उसने अमेंडमेंट, संशोधन कर दिया तो भी क्या हो जाएगा, मात्र लिखा है अभ्यर्थी का नाम बिल्लू साहू, ठीक, पिता का नाम कुछ भी लिख दिया जैसे राम साहू, माता का नाम फलाना साहू। अब नहीं लिखा है तो भी लड़का का नाम छोटे बिल्लू, छोटे लड़का का नाम सफेद बिल्लू, पड़ोसी का नाम, अरे ये सब कॉलम ही नहीं है, वो खुद ही कॉलम बना दे रहा है ताकि पड़ोसी भी खुश हो जाए, वोट दे दे। समझ में आ रहा है? ये किसी भी प्रकार का नामांकन फॉर्म में क्या नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता, अगर किया तो रिजेक्ट। देखिए एक बात और बता रहा हूं मैं, अगर नामांकन फॉर्म है, जैसा नामांकन फॉर्म है 4 का, किसके लिए लगता है, 4A पंच चुनाव में, उसी फॉर्मेट में ना अपने हाथ से लिख के वैसे ही सेम टू सेम भी जमा करेगा तो वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपको वैसा ही फॉर्म चाहिए, फॉर्म की एक एक प्रविष्टियां, अपेंडिक्स पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। उसके बाद आप वो फॉर्म को, हाथ से लिखा हुआ फॉर्म को भी जाके जमा कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती चीज नहीं, पूछा ही नहीं है मोर ससुराल बिलासपुर, अरे ये सब कौन, वहां क्या जरूरत है। तो जितनी प्रविष्टियां हैं उतनी ही होनी चाहिए, कम या ज्यादा होना, देखो संशोधन नहीं कर सकते आप, अगर आप किए तो वो भी फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ये तो सबके लिए है। प्रतिभूति निक्षेप, ठीक है, प्रतिभूति निक्षेप का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, जमानत राशि, एक प्रकार का क्या, जमानत राशि। पंच लगेगा तो भी 50 का है, सरपंच लड़ेगा तो भी है, जनपद लड़ेगा तो भी है, जिला लड़ेगा तो भी है, सबके लिए है। नहीं जमा करेगा तुरंत भगा देगा, तो भी आपका नामांकन फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, इनवैलिड। कौन कर सकता है इनको इनको इनवैलिड करने का अधिकार किसको है,
ठीक, तो इसका जो प्रोविजन बताया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को रिजेक्ट करता है तो कर कौन सकता है? अगर करता है, कर दिया, तो उसका वैलिड कारण बताएगा क्यों किया गया। बिल्लू 5:30 बजे आया था इसलिए रिजेक्ट किया गया। सामने में बिल्लू क्या किया, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के नाम को भी लिख दिया था, इसलिए रिजेक्ट किया गया। सब कुछ किया, बिना पैसे चुनाव थोड़ी होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का फोटो कॉपी नहीं लगाया, प्रविष्टियों को मनमर्जी लिख दिया जो लिखना था। सिग्नेचर करते समय नाम लिखा राज, सुना होगा, ऐसे करें, सीधा लिखना चाहिए बिल्लू। ये सब चीज देखिए, कारण बताएगा, वैलिड रीजन। क्या बताएगा? वैलिड रीजन होना चाहिए किसी को भी अलग, और वो कारण बताएगा। लेकिन इस कारण से बिल्लू अपना नाखुश है ना, गलत बात है ये। मैं साहब 4:45 बजे चल दे रहे हो, मैं 4:45 बजे जमा कर दिया, उसके बाद मेरा फॉर्म को रिजेक्ट किया। पूरा साजिश है, अपोजिशन का साजिश है। किसका साजिश है? तो ये कर सकता है अपील। जो कैंडिडेट होगा वो क्या कर सकता है? अपील। फॉर्म को रिजेक्ट करने की का पावर किसके पास है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर कब रिजेक्ट करेगा? मैं ऊपर कारण बताया हूं, तब रिजेक्ट कर सकता है। और अगर रिजेक्ट कर रहा है तो उसका सॉलिड रीजन बताएगा, वैलिड रीजन बताएगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया। अगर रिजेक्ट करने का कारण उस कैंडिडेट को फुलफिल नहीं कर पाया, मतलब संतुष्ट नहीं कर पाया, नहीं यार ये कारण तो गलत है, तब वो क्या करने जाएगा? अपील। क्या करेगा? अपील। कौन कहां कर सकता है? तो पंच और सरपंच जाएगा एसडीओ रेवेन्यू के पास। देखिए, अपील। यदि चुनाव नाम रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित अभ्यर्थियों के पास इसका क्या कर सकते हैं? पुनः निरीक्षण करा सकते हैं। पुनः निरीक्षण करा सकते हैं। ठीक है, पुनः निरीक्षण के लिए रीचेकिंग समझ लो। ठीक है, रिकंसिडरेशन। ठीक है, पुनः निरीक्षण, फिर से कंसीडर करने के लिए अपने क्या कर सकता है? फिर से कंसीडर कर लो भैया मेरे को, इसलिए क्या करेगा ये? पुनः निरीक्षण के लिए अपील करेगा। क्या करेगा? अपील। अपील कौन? देखो, पंच और सरपंच दोनों, एसडीओ रेवेन्यू, सब डिवीजन ऑफिसर राजस्व, सब डिवीजन ऑफिसर राजस्व, हिंदी में होता है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पंच सरपंच दोनों। जबकि जनपद वाला डायरेक्ट किसके पास जाएगा? कलेक्टर के पास। जनपद का जो सदस्य का चुनाव लड़ा था वो किसके पास अपील करेगा? कलेक्टर के पास। और जिला का सदस्य जो था वो किसके पास जाएगा? संचालक पंचायत, डायरेक्टर पंचायत, या समाज सेवा। ठीक है, बोलने का मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, समाज सेवा विभाग। इतने के पास अपील कर सकते हैं? नहीं भाई, मैं सब कुछ सही है एकदम, लेकिन कभी जानबूझ के मोर से न चिढ़ते सब है ना, तो तय मोर पूछ कर देखेगा क्या बिल्लू सही है। ठीक है, ये अपील किया गया। ओके, अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना, क्या नाम? क्या वापस लिया जाना? अभ्यर्थी का नाम वापस लिया जाना। अभ्यर्थी का नाम वापस लिया जाना। ठीक, कब लेगा नाम वापस? पता है, देख पहला चीज तो ये याद रखना, जब नाम आ जाएगा। ठीक है, कभी भी नाम वापस कब लेगा कोई? जब उसका नाम आ जाएगा। कहाँ आएगा? उस लिस्ट में जो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा क्या किया जाएगा? जारी किया जाएगा। देखिए,
नॉमिनेशन फॉर्म आया, नॉमिनेशन फॉर्म को फुलफिल किया गया, नॉमिनेशन फॉर्म को समय पूर्व जमा कर दिया गया, इनकी स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी में जिनका रिजेक्ट हो जाएगा उनका नाम नहीं आएगा, लेकिन जिनका जिनका फॉर्म एकदम सही था, जिनका जिनका नाम एकदम सही था, उनका एक लिस्ट निकलेगा। ये लिस्ट निकला, मान लीजिए ये लिस्ट निकला, ये 2 3 कितने लोगों का नाम एकदम सही था? अकबर, बिल्लू, चंद्रगुप्त, ठीक है, गांधी, नाम है कुछ भी हो सकता है, इब्राहिम, फर्जी, केशव, ठीक है, केशव इनका नाम आया। स्क्रूटनी होने के बाद इनका फॉर्म वैलिड था, इसलिए क्या होगा, इनके नाम का क्या होगा, प्रकाशन होगा। ठीक है, नामों का क्या होगा, प्रकाशन होगा। ठीक है, नामों का प्रकाशन हुआ तो इतने लोगों का नाम लिख के सामने आ गया कि ये एलिजिबल है चुनाव के लिए। लेकिन 3 दिन है भाई, अगर इनमें से कोई नाम वापस लगा तो कितने दिन का समय है, 3 दिन है। आप अपना नाम वापस, जिस दिन प्रकाशन होगा उसके कार्य दिवस अगले 3 दिन तक, आज नाम का प्रकाशन हुआ, ठीक है, आज शो किया गया सबका नाम, इसके प्रकाशन के 3 दिन तक, 3 कार्य दिवस तक कोई अपना नाम वापस ले सकता। मान लीजिए ये केशव को पता चला इसके पिताजी को कि ये चुनाव लड़ रहा है, इतना छोटे चुनाव लड़ता है, इतना रईस हो गया, बोले नहीं पिताजी मैं नाम वापस ले लेता हूं। दूसरा चीज, बिल्लू को पता चला कि चुनाव कौन जीत सकता है, इब्राहिम, ये इब्राहिम के पास गया, इब्राहिम को दे दिया 20,000, भाई नाम वापस ले लो। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही नाम वापस होता है जब लगता है कि ये मेरा वोट काटेगा। एक ही जात वाले 2 जन खड़े हो गए हैं, फोकटपारा से एक साहू और साहूपारा से एक साहू। फोकटपारा के जितने साहू हैं सब किसको देंगे, अपने साहू को, और दूसरे पारा वाले साहू किसको वोट देंगे, अपने साहू को। लेकिन साहू का वोट एक हो सकता है, कब, जब एक साहू बैठ जाए फोकटपारा वाला, बात समझ में आ रहा ना, तो चुपचाप जाया जाता है, भाई साहब या तो तू लड़ ले या मेरे को लड़ने दे। बोले नहीं नहीं भाई ऐसे मत कर, यही लड़ ले, बैठ जाऊं का देवे, ये देवे, हाँ बैठ जा। ऐसे ही लोग चुनाव में कई लोग बैठते हैं और कई लोग जानबूझ के ऐसे ही खड़ा होते हैं। सच्चाई है, यही सच्चाई है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे तैसे फाइनल लिस्ट निकला। अब इनमें से कोई नाम वापस लेना चाहता है, कई जन बीवी मारी भका भक, तो बीवी सोचते कोई वोट नहीं दे, तब वो खड़े भका बीवी, या तो जब से जानी है चुनाव लड़ रहा है मुंह फुलाए फुलाए घूम रही है, इसको कुछ नहीं बोल पा रही, लड़का लोग को सोच रही है। अरे बीवी का टेंशन रहता है तो पति ऊपर नहीं निकलता तो अब किधर निकलता है, या तो बर्तन पटका रहा है। ये अकबर समझ गया भैया नाम वापस लेना ही बुद्धिमता है, ठीक है, चुनाव आता जाता रहेगा, पत्नी चल देगी, टेंशन है। ऐसे ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं। देखिए कैसे नाम वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना होता है। कैसे लिया जाता है नाम वापस, अब मेरे को नाम वापस एक एप्लीकेशन लिखना है, पहला बात। दूसरा बात, ये एप्लीकेशन किसके पास जमा करना पड़ेगा, रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना जाएगा। ठीक, कब, नाम वापसी के लिए आवेदन स्क्रूटनी समाप्त होने के पश्चात जिस तिथि को सफल उम्मीदवारों के नामों की सूची का प्रकाशन हुआ
ठीक उसके अगले कार्य दिवस से नाम वापसी के लिए आवेदन अगले 3 दिनों तक किया जा सकता है। ये बात बता दिया। ठीक है, आज स्कूटनी खत्म हुआ, स्कूटनी खत्म हुआ, अगले दिन नामों का प्रकाशन होगा। ठीक है, सबका नाम शो कर दिया जाएगा बाकायदा आसपास के न्यूज़पेपर में या कहीं पर पर्चा चिपका कर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उम्मीदवार हैं। अब ये स्कूटनी होने के पश्चात अब आपके पास 3 दिन का समय है नाम वापस लेने का। नाम के प्रकाशन होने के बाद सबका नाम क्या कर दिया गया, न्यूज़पेपर में दे दिया गया कि ये वैलिड कैंडिडेट है। ये अभी पीछे लिखा था मैं, अकबर, बिल्लू विल्लू सब इतने कैंडिडेट है, एकदम ये इतने वैलिड कैंडिडेट हैं, ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें से किसी अब एक को वापस लेना है। अकबर मार खाया बीवी से तो इसको लेना है। ये नीचे यानी इब्राहिम को बोला भैया बैठ जा तू, ये बैठ रहा है, तो ये क्या करेंगे, एक आवेदन देंगे। क्या देंगे, एक आवेदन। किसको देंगे, रिटर्निंग अधिकारी को। ठीक, ओके। या तो ये आवेदन को खुद उम्मीदवार स्वयं हिमसेल्फ या अपने प्रस्तावक जो इसका प्रपोजल किया था उसके द्वारा या इसका इलेक्शन एजेंट निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा जमा कर सकता है। इस एप्लीकेशन को कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। मान लीजिए अपना बिल्लू फिर ससुराल गया था और बोल दिया था जाके एप्लीकेशन को जमा करवा देना, चल दिया एप्लीकेशन को जमा करने। अब बिल्लू क्यों जाएगा, क्योंकि बिल्लू तो बैठना नहीं है, बिल्लू तो लड़ेगा। जिनका नाम है ये अपना नहीं जाएंगे तो अपने किसको भेज देंगे, जो इसका प्रस्तावक था उसको भेज देंगे, या उसको नहीं भेजेंगे तो किसको भेज देंगे, अपने एजेंट को, इलेक्शन एजेंट को। लेकिन नोट करके कुछ बातें याद रखना, अगर ये उम्मीदवार खुद एप्लीकेशन लेके गया, अगर जो कैंडिडेट है ये खुद अपना एप्लीकेशन लेके गया कि मेरे को बैठना है, बैठना है मतलब नाम वापस लेना है, अगर ये क्या लेके गया, अपना खुद का एप्लीकेशन लेके गया कि मेरे को नाम वापस करवाना है, तो तुरंत इसका नाम क्या हो जाएगा, वापस। ठीक है, तब तत्काल इसका नाम क्या कर देते हैं, रद्द। तुरंत इसका नाम क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट। इमीडिएटली इसका नाम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। लेकिन यदि प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता, इलेक्शन एजेंट, ये लोग एप्लीकेशन लेके गए हैं, अगर ये एप्लीकेशन लेके गए हैं तो इसका क्या होता है, जांच होगा सच में कैंडिडेट ही भेजा है कि अपने मन से इन्हीं लोग आ गए भैया पैसा वैसा लेके किसी से। बात समझ में आया ना, तो इसका कंफर्मेशन लिया जाता है। तो लेकिन यदि प्रस्तावक आवेदन पत्र जमा करने जाता है तो इसकी क्या होगी, जांच होगी। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी करेगा, फोन लगाएगा जो कैंडिडेट, ए भाई बिल्लू, ये क्या मैं सही सुन रहा हूँ, तू बैठने वाला है, तेरा ये प्रस्तावक आया है तेरा एप्लीकेशन पकड़ के कि तू चुनाव में नहीं लड़ेगा, नाम वापस चाहिए। उधर से बोल दिया, ओ साहब कैसे कर बे भाई, मारा थे, हाँ क्या कर दे, तकलीफ है साहब। ठीक है, ठीक, कंफर्म हो गया, यस। अगर सही होने पर क्या किया जाएगा, उसका भी नाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एकदम एग्जामिन करेगा, पहले इसका जांच कर लेगा कि हाँ यार वो व्यक्ति वापस करवाना चाहता है क्या नाम अपना। हाँ, अगर वो सही पाया जाता है कि हाँ वो नाम वापस लेना चाहता है, तब एग्जामिन हो गया, तब वो क्या करता है, उसके फॉर्म को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। जिनका नाम वापस, जिन्होंने नाम वापस लिया है, अब उनकी क्या करते हैं, जमानत राशि को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। उनकी जमानत राशि को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ठीक, देखिए, नाम वापस करने के लिए आवेदन करने पर और यदि वो सफल हो जाए, हाँ वो नाम वापस ले लिया गया, तो उसकी जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ये ले भैया और 1000 रुपया रख, सरपंच चुनाव लड़वे।
ये 100 1000 ले लिया वापस। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 दिन का समय रहता है नाम वापसी का। पहला वर्किंग डे सोमवार था, दूसरा वर्किंग डे मंगल और तीसरा वर्किंग डे बुधवार। सोमवार को एप्लीकेशन दे दिया बिल्लू, फलाना फलाना कारणों से या कुछ भी कारणों से मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूं। अब टेंशन में घूम रहा था गांव में, उसके दोस्त यार बुलाए, क्या हो गया, अरे क्यों वापस ले रहा है नाम, क्यों, अरे क्या करूं यार, मेरा पैसा वैसा अटका हुआ है मार्केट में, पैसा वैसा नहीं है, चुनाव लड़ूंगा तो पैसा लगेगा। एक जन बोला मैं 1 लाख दे रहा हूँ, दूसरा बोला मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, 4-5 लाख इकट्ठा हो गया। बिल्लू फिर बोला अरे लड़ लिया जाए। दूसरे दिन जाके बोल रहा है मेरा फॉर्म वापस दे, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब नहीं हो सकता ऐसा। एक बार आवेदन देने के पश्चात, एक बार आवेदन देने के पश्चात आवेदन वापस नहीं किया जा सकता। अब तू गया बाबा, ठीक है, अगले साल की तैयारी कर, मतलब अगले चुनाव की तैयारी कर। एक बार फॉर्म जमा करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। अब 3 दिन का समय था, जिनको जिनको नाम वापस लेना था ले लिए, जिनको जिनको नहीं लेना था वो चुनाव लड़ने के एकदम तैयार बैठे हैं। अब होगा अंतिम सूची, फाइनल सूची। क्या जारी किया जाएगा, अंतिम फाइनल लिस्ट। अंतिम सूची जारी होने के पश्चात वो रोते रहेगा, नहीं लड़ो नहीं लड़ो, तो भी लड़ना पड़ेगा। समझ में आया, लड़ चाहे मत लड़, तेरा नाम रहेगा उसमें, तेरे चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएगा। भले तेरे को अकेला तू ही वोट दे और तेरा मन नहीं तू भी दूसरे को दे, ठीक है, लेकिन तेरे चुनाव अब लड़ना पड़ेगा। ये होता है अंतिम सूची। नाम वापसी के अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस को, आज नाम वापसी का काम समाप्त हुआ, नाम वापसी के अगले दिन जो भी वर्किंग डे पड़ा उस दिन फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है कि फलाना फलाना कैंडिडेट अपना बिल्लू सेकंड में रहेगा, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ऐसे 4-5-6 लोगों का नाम, मान लीजिए इस चुनाव में 6 लोग हैं, ऐसा ये नाम आ गया, ये सरपंच चुनाव लड़ने वालों का लिस्ट है। इस वार्ड से ये क्या लड़ रहा है, पंच लड़ रहा है, इस वार्ड से ये फाइनल लिस्ट निकल जाएगा, ठीक। ये सूची रिटर्निंग अधिकारी जारी करता है, ये भी याद रखना। अंतिम लिस्ट कौन जारी करता है, फाइनल लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है। क्लियर। अब कोई हाथ पैर नहीं खींच सकता चुनाव से, अब उसको लड़ना तो पड़ेगा, चाहे प्रचार कर चाहे मत कर। ओके। चुनाव चिन्हों का आवंटन, अरे अगर कोई बिल्लू खड़ा ही हो गया, चुनाव अंतिम लिस्ट में नाम आ गया, तो प्रचार किसका करेगा, प्रचार करेगा बिल्लू बिल्लू थोड़ी बोलेगा। तो चुनाव चिन्ह होता है, क्या होता है, चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्हों की खासियत याद रखना है, बांटेगा रिटर्निंग ऑफिसर, आवंटन कौन करेगा, लेकिन चुनाव चिन्ह कौन कौन सा होगा, घंटी बजाओ बजाओ, कब बजाओ घंटी, ठीक है, तो घंटी चुनाव चिन्ह रखना है, नहीं रखना है गिलास, गिलास नहीं कांच का गिलास, टेबल फैन, सीलिंग फैन, नारियल पेड़, 2 पत्ती देबत्ती, ठीक है, ये सारा जो चुनाव चिन्ह है ठीक है, ये जो चुनाव चिन्ह है ये राज्य निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा। बांटेगा कौन, तो पीठासीन अधिकारी का मन हो रहा है कि बिल्लू को 2 पत्ती दे दो तो नहीं दे सकता, और बिल्लू मांग रहा है मेरे 2 ही पत्ती चाहिए, नहीं दे सकता। ना तो कोई अभ्यर्थी अपने मर्जी से चुनाव चिन्ह मांग सकता है, ना तो रिटर्निंग अधिकारी के पास इतना पावर है कि वो किसी को उसके मर्जी का चुनाव चिन्ह दे सकता है। ये अल्फाबेटिक आर्डर पर देवनागरी लिपि में ऐसे नाम लिखाएगा, बाजू में उस पूरा ऐसे लिस्ट बने रहेगा 16-17 ठो, जैसा क्रम रहेगा वैसे ही, जिस क्रम में जो व्यक्ति फंसा उसका चुनाव चिन्ह वो हो गया। पंच चुनाव के लिए जैसे 16-17 ठो पंच हो सकता है, 17-18-20 पंच खड़ा हो जाए मन मर्जी, तो 20 ठो पंचों का इधर नाम रहेगा, 20 ठो इधर से क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा।
जो जिस आर्डर में फंस गया, अल्फाबेटिक आर्डर के देवनागरी लिपि में जिसका जो नाम फंसा, उसका वो चुनाव चिन्ह हो जाएगा। देखो तो क्या बोलता है ये, चुनाव चिन्हों का आवंटन। आवंटन कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर। ना तो उम्मीदवार ना ही रिटर्निंग अधिकारी अपने मन से चुनाव चिन्ह मांग सकता है, और ना तो भाई साहब दे सकता है। ठीक है। बांटने की प्रक्रिया, बटेगा कैसे? तो बांटता कैसे? अल्फाबेटिक आर्डर पर। अल्फाबेटिक आर्डर पर देवनागरी लिपि में जारी किया जाता है। ठीक है। चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला का सदस्य हो, इन सब के लिए चुनाव चिन्ह पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करके रखता है कि कौन सा चुनाव चिन्ह किसको, मतलब सॉरी, पंच के लिए कौन कौन सा चुनाव चिन्ह होगा, सरपंच के लिए कौन कौन सा चिन्ह होगा, जनपद के लिए कौन कौन सा, और जिला के लिए कौन कौन सा। ये चुनाव चिन्ह कौन बनाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्हों को बांटता कौन है? रिटर्निंग अधिकारी। अपने मर्जी से बांटता है क्या? नहीं बांट सकता। ना तो अभ्यर्थी के मर्जी से बांटता है क्या? नहीं बांट सकता। तो कैसे बांटता है? अल्फाबेटिक आर्डर पर। लेकिन वो अल्फाबेटिक आर्डर कैसे बनेगा? देवनागरी लिपि में बना रहेगा। ठीक है। हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि में, और उसको बोलेगा अपने नाम का इंग्लिश में स्पेलिंग लिख। अब कोई ऐसा लिख सकता है, अब कोई ऐसा लिख सकता है, इसमें फर्क पड़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो रिटर्निंग अधिकारी उसका इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेगा और वही अंतिम होगा। इससे पहले तू लिख ले। क्या होता है, जिसका नाम ऊपर होता है, कई जन को पता ही नहीं। गांव वाला आदमी अभी भी सोचता है जिसका नाम ऊपर है वही सबसे अच्छा है। बात समझ में आ रहा है? साइको साइकोलॉजी। आज समझ, जो नाम ऊपर है वो उतना अच्छा है। तो सब चाहते नाम क्या हो? ऊपर। सबको बोलते बनता है एक मधु एक मधु। और उधर भी जब आता है ना पोलिंग एजेंट में, कोई अपना इधर इधर लगा रहा है स्याही पे, फिर कोई नहीं देख रहा है, सब कोई साथ जो आ रहा, आसान हो गया। किसी 12वां नंबर में नाम है, ऐसे करेगा? नहीं हो सकता। इसीलिए ना जितना ऊपर नाम रहे उतना आसान। कितना अच्छा लगा। 13 नंबर तब तक तो गया। ठीक है। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि जितना ऊपर नाम रहा उतना आसान हो जाएगा चीटिंग करने में, क्या करने में। तो इसीलिए सब चाहते हैं नाम ऊपर रहे। ठीक है। अगर किसी ने अपना स्पेलिंग नहीं लिखा तो उसका स्पेलिंग कौन लिखेगा? रिटर्निंग अधिकारी लिखेगा, और वही फाइनल होगा। ठीक। चलिए देखो कैसे होता है। देखो ये जैसे 6 लोग खड़े हैं पंच चुनाव में, 1 2 3 4 5 6। कोई भी रहेगा जिसका नाम अल्फाबेटिक आर्डर में 1 नंबर पर आ गया, ऑटोमेटिक उसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा पता है? सीढ़ी। वार्ड नंबर 1 के लिए भी, वार्ड नंबर 5 के लिए भी। जिसका नाम वार्ड नंबर 1 में 1 नंबर पर है उसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका चुनाव चिन्ह फावड़ा। एक से एक चुनाव चिन्ह। ठीक। बाल्टी, हल, कुल्हाड़ी, बिजली का स्विच, मक्का भुट्टा, मक्के का ये ऊंची नहीं रे, कैंची है, कैंची। ये ऐसे इधर इधर बढ़ते जाएगा, वो उधर बढ़ते जाएगा, जितने ज्यादा कैंडिडेट। ठीक। इसमें जो जो चिन्ह लगा रहा हूं उसको उसको याद रखना ना, पूछा हुआ है। जिसको जिसको चिन्ह लगा रहा हूं उसको उसको याद रखना है। ठीक। बनियाइन, कमीज, फराक, हम्म, आम, केला, गाजर,
इधर आ जा, ये देख सीढ़ी, फावड़ा भी ना, बाल्टी, ये 3 यहाँ से, बनियान, और गरीब नहीं था, कमीज, फराक सब आएगा। इधर से देखो मूली, आम, केला, गाजर, ठीक। इधर देखो जितने वाहन हैं, स्कूटर, जीप, वायुयान, रोड रोलर, सबमरीन, पोत भी इसी में आएगा, पोत, कहा दे पोत, अपने हिसाब से। ये मैं आपको इसका प्रिंट आउट डाल दूंगा, इसका लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिंट आउट इसका मैं डाल दूंगा, लिखने का जरूरत नहीं है। सरपंच चुनाव में कुछ खास खास चश्मा, नारियल का पेड़, ठीक, अन्न बरसाता हुआ किसान, सब्जी की टोकरी, टेबल लैंप, ये आया हुआ क्वेश्चन है। बस, ये देखो सब वाहन इधर है, बस को इधर दे दिया है। आकी और गेंद, कुआं, पुल, घंटी, ये आया है, नल आया है, किताब आया है, सबको पहनाएगा, टोपी भी आएगा, सरपंच, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, बरगद का पेड़, झोपड़ी, छत का पंखा, टेलीविजन, टेलीफोन, प्रेशर कुकर। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये कैसा भी है। अगर ये चुनाव बड़ा चुनाव है, इसमें पार्टी का भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टियों को भी पंजा छाप, कमल छाप ऐसा नहीं मिलता। जितने भी, अब पंचायत चुनाव से ऊपर उठ रहे, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इनकी बात करते हैं, तो जितने भी, इसमें भी निर्दलीय जो लड़ेगा उसका भी सेम हाल रहता है। निर्दलियों को भी जैसा मर्जी वैसा चुनाव चिन्ह मिलता है, उगता सूरज, दो पत्ती, झोपड़ी, अंगूर, नारियल का पेड़, ठीक है, ये चुनाव चिन्ह रहता है। लेकिन अब यहां पर आया भाजपा, कमल का फूल, कांग्रेस, पंजाब, बहुजन समाज पार्टी, हाथी, आप पार्टी, झाड़ू, यही मिलता है ना। ये सब हो गए राष्ट्रीय दल, नेशनलाइज पार्टी। राष्ट्रीय दल का दर्जा वर्तमान में कितने को प्राप्त है? 8 हो गया है। ठीक, इनको राष्ट्रीय पार्टी के जिनको दर्जा मिल गया है उनका चुनाव चिन्ह वही होगा, ठीक है। जब चलेगा हाथी उड़ेगा धूल, कहाँ जाएगा पंजा कहाँ जाएगा फूल, ऐसा होता है प्रचार, ठीक। ये सब चुनाव चिन्ह याद रखना है। इसके बाद जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर, उसके कलर पूछा जाता है। ये परमानेंट क्वेश्चन है, पता नहीं पीएससी का, बैलेट पेपर का कलर, हेडिंग डालिए, चुनाव मत पत्र का रंग, कलर ऑफ अ बैलेट पेपर, कलर ऑफ अ बैलेट पेपर, मत पत्र का कलर। क्यों जानना जरूरी है मत पत्र का कलर? इसलिए जानना है क्योंकि वो एक ठो चुनाव नहीं देने जा रहा है, कितना ठो देने जा रहा है? 4 ठो। एक ही आदमी लगता है चुनाव दिए टाइप का, पहले जाएगा पंच के लिए वोट देगा, वही आदमी अपने गांव के सरपंच के लिए वोट देगा, वही आदमी अपने जनपद के लिए जनपद सदस्य का वोट देगा, और वही आदमी अपने जिला के लिए जिला सदस्य का वोट देगा। कितना वोट दे के आएगा? थक जाता है, इतना उतना इतना भयंकर बोझ रहता है उसके कंधों पर। इसीलिए अलग अलग, अब भैया बेचारे खुद के वार्ड का पंच है, सबसे पहले तो उसके वार्ड का पंच, उसका कलर कौन सा है तो पहले से कलर बताएगा। ये देख भैया, नकली मतपत्र मिलता है 20 दिन पहले, क्या मिलता है? नकली मतपत्र। ये देख मोर ही है, सफेद कलर, देख रही भी सफेद कलर, तो प से पंच, प से पड़रा, छत्तीसगढ़िया में पड़रा मतलब
पंच का सफेद, सरपंच नीला, जनपद पीला, जिला गुलाबी। पंच का सफेद, सरपंच का नीला, जनपद पीला, जिला गुलाबी। ठीक है, ये चार क्यों अलग अलग कलर किया? चार ठो देना है, कंफ्यूज आ जाएगा। एक ही सब गुलाबी ले। मिक्सचर ऐसे में मजा नहीं आएगा, सबका कलर। अच्छा, कलर कोई फिक्स नहीं होता, हर चुनाव में कलर बदल सकता है, हर चुनाव में कलर बदल सकता है, लेकिन पिछले 2 बार से नहीं बदला है। पंच का सफेद, सरपंच का नीला, जनपद का पीला और जिला गुलाबी, ऐसे याद रखना। ठीक है, भ्रम ना हो किसको कौन सा देना है, भ्रम ना हो, इसीलिए कलर को क्या किया जाता है, अलग अलग। कंफ्यूज आए मत बेचारा, इसीलिए अलग अलग कर दिया जाता है। इन मत पत्रों का रंग स्थायी नहीं है, ये चेंज होते रहेगा। प्रत्येक चुनाव के समय में इनमें क्या किया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं। ठीक, सूचना के प्रकाशन की, ये क्या है, प्रति है, प्रति मतदान के नियत की गई तारीख से, जो भी मतदान का तारीख है उसके 20 दिन पहले अगर मतपत्र का कलर चेंज कर रहा है, या मतपत्र का जो भी कलर होगा, चुनाव के 20 दिन पहले ऐसी एक सूचना की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को, रिटर्निंग अधिकारी को और संबंधित पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर चिपका दिया जाता है कि पंच का इस बार सफेद होगा, सरपंच का नीला रहेगा, जनपद का पीला रहेगा और जिला का कैसा रहेगा, गुलाबी। ये पहले से 20 दिन पहले सबको क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है कि ऐसा ऐसा आपका मतपत्र रहेगा। इज दैट क्लियर? और कल थोड़ी लंबी क्लास होगी इसकी, चुनाव खत्म होगा। ठीक, और जितने भी YouTube में मजा लेते हैं भाई साहब, वो लोग कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें।